हेलो दोस्तों, स्वागत है ला ऑनलाइन में। आज तारीख है 13 दिसंबर। तारीख है 13 दिसंबर। 13 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम उन सबको देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम कुछ अन्य योजनाओं के विषय में भी चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 14 दिसंबर। इसका आंसर है डी, 14 दिसंबर के लिए। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर के लिए मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। 10 दिसंबर के लिए क्या मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस। 11 दिसंबर के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 12 दिसंबर के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। 14 दिसंबर के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। इसका विकल्प डी सही है। कौन सा सही है इसका विकल्प? डी। आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ होगा? कहाँ होगा? ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन 2025। ग्रामीण डाक सेवक सम्मेलन 2025 इसका सम्मेलन कब होगा? 13 दिसंबर 2025 को। कब होगा? 13 दिसंबर 2025 को। कहाँ होगा? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। कहाँ होगा? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। इसका आंसर कौन सा होगा? सी आंसर सही होगा। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? संचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। CAQM ने दिल्ली NCR में गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण की जांच के लिए नियुक्त समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? इसका विकल्प का आंसर है, इसका आंसर है डी, प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाल। प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाल। कौन, क्या नाम है इसका? प्रोफेसर अशोक झुनझुनवाल। क्या है? CAQM ने दिल्ली NCR में गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई है। इसके चेयरमैन प्रोफेसर अशोक कुमार झुनझुनवाल हैं। अशोक झुनझुनवाल हैं। कौन है? अशोक झुनझुनवाल। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। दिसंबर 2025 में भारत में चीतों की संख्या कितनी है? दिसंबर 2025 में भारत में चीतों की संख्या कितनी है? इस विकल्प का आंसर है बी, 30। कितनी है? 30। देखिए इसे आगे देखते हैं। वर्ष 2052 की बात है। कब की बात है? वर्ष 2052 में। वर्ष 2052 में वर्ष 2052 की बात है, जब वर्ष 2052 में भारत से चीतों को विलुप्त घोषित कर दिया कि भारत में कोई चीता नहीं पाया जाता। कब? 2052 में। कब? 2052 में। उसके बाद शुरू होता है प्रोजेक्ट चीता। क्या आता है? 7 दिसंबर 1922। 7 दिसंबर 1922। 1922 नहीं है, ये 2022 है। 2022। ये गलत है, ये गलत है। ये कितना है? 2022 है ये। 7 दिसंबर 2022 को कूनू नेशनल पार्क में 8 चीते छोड़े जाते हैं, जिनमें 5 नादा और 3 नर होते हैं। कितने चीते छोड़े जाते हैं कूनू नेशनल पार्क में? कूनू नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसमें कुल कितने चीते छोड़े गए थे? 8 चीते छोड़े गए थे। ये कहाँ से आए थे? ये नामीबिया से आए थे। नामीबिया से आए थे। इनमें 5 मादा थे और 3 नर थे। उसके बाद फरवरी 2023 में अफ्रीका से 12 चीते आए, जिनमें 5 मादा और 7 नर थे। ये कहाँ छोड़े गए? कूनू नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में। उसके बाद दिसंबर 2025 की बात करें तो इन चीतों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। कितनी हो गई है? यही विकल्प में पूछा गया था कि भारत में वर्तमान में चीतों की संख्या कितनी है। चीतों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। इनमें से
इनमें से 11 चीते मूल चीते हैं। कितने हैं? मूल चीते कितने हैं? 11। इनमें से 11 मूल चीते हैं और 11 मूल चीते हैं। इनमें से 11 मूल चीते हैं और 19 भारत में जन्मे हैं। भारत में जन्मे हैं। भारत में जन्मी मादा शावक जिसका नाम मुखी है। क्या नाम है? मुखी। मुखी ने खुद स्वयं ने, मुखी भारत में ही पैदा हुई और मुखी ने खुद नवंबर 2025 में 5 शावकों को जन्म दिया है। 5 शावकों को जन्म दिया है। आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य क्या है? अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य वर्ष 2032 तक, कब तक? वर्ष 2032 तक भारत के लगभग 17,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में, कितने एरिया में? 17,000 वर्ग किलोमीटर एरिया में 60 से 70 चीतों की जनसंख्या बढ़ाना है। चीतों की संख्या 60 से 70 करना है, 60 से लेकर 70 तक। कब तक? 2032 तक। भारत में जन्मी जो इंडियन बॉर्न फीमेल चीता, उसका क्या नाम है? इंडियन बॉर्न फीमेल चीता, इसका क्या नाम है? इसका नाम है मुखी। क्या नाम है? मुखी। इसका नाम मुखी है। क्या नाम है इसका? मुखी। इसने पहली बार नवंबर में लगभग 5 शावकों को जन्म दिया है। वर्ष 2026 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मिलिंग खोपरा के एमएसपी में कितने रुपए की वृद्धि की है? इसका आंसर है बी, 445 रुपये। 445 रुपये। कौन सा आंसर है? बी, 445 रुपये की। हाल में क्या हुआ है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2026 के सीजन के लिए खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। क्या किया है? खोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। इसमें क्या किया है? मिलिंग खोपरा की अगर मूल की बात करें तो ये 2014 में 5,250 रुपये था। कितना था? 5,250 रुपये। यही वर्ष 2026 में बढ़ के कितना हो गया है? 12,027 रुपये। कितना हो गया है? 12,027 रुपये। 2014 से लेकर 2026 के बीच इसमें 129% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 129% की वृद्धि। इसी के बाद बाल खोपरा की बात करें तो बाल खोपरा का मूल्य जो एमएसपी था वो वर्ष 2014 में 5,500 रुपये प्रति कुंटल था, जो 2026 में बढ़कर 12,500 रुपया हो गया है। इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है? इसके मूल्य में 127% वृद्धि हुई है। अभी हाल में अगर पिछली साल की तुलना करें तो पिछली साल की तुलना में एमएसपी में कितनी वृद्धि हुई है? मिलिंग खोपरा के मूल्य में 445 रुपये की वृद्धि हुई है और बॉल खोपरा के मूल्य में 400 रुपये की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। कोल सेतु विंडो क्या है? कोल सेतु विंडो को समझने के लिए आपको एक चीज़ ऐसे समझनी होगी कि कोल सेतु वर्ष 2016 की कोयला लिंकेज आवंटन नीति है। वर्ष 2016 की एक कोयला लिंकेज आवंटन नीति है। इस नीति के तहत क्या होता है? इस नीति के तहत नॉन रेगुलेटेड सेक्टर कौन कौन से हैं? जिसमें सीमेंट है, स्टील है, स्पंज आयरन है और एल्यूमिनियम है और अन्य, उनके कैप्टिव पावर प्लांट को कोयला लिंकेज का आवंटन नीलामी के आधार पर किया जाता है। इन क्षेत्रों को एंड यूजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि ये सीमेंट, स्टील, स्पंज आयरन, एल्युमिनियम और अन्य, ऐसे ही इसमें जो उर्वरक हैं वो शामिल नहीं हैं। अगर इस क्षेत्र की कोई फैक्ट्रियां हैं तो इनके लिए अगर ये अपने कैप्टिव षड्यंत्र, अपनी ऊर्जा उत्पादन के लिए जो भी ऊर्जा षड्यंत्र अपने क्षेत्र में लगाती हैं, उनके लिए जो कोयले की आपूर्ति है उसे नीलामी के द्वारा इन्हें खाने वितरित की जाती हैं और ये उन क्षेत्रों से कोयला लिंकेज को प्राप्त करती हैं लगातार रूप से। लेकिन अब सरकार ने क्या की है? कोल सेतु विंडो, एक नई कोल सेतु विंडो जोड़ दी है। कोल सेतु विंडो
जोड़ दिए। ये कोल सेतु बिंदु क्या करेगी, इसके तहत कोई भी भारतीय व्यक्ति जिसे कोयला की आवश्यकता हो वो कोयला लिंकेज में नीलामी में भाग ले सकता है, कोयला लिंकेज के आवंटन की नीलामी में भाग ले सकता है। और कोयला लिंकेज में इसके तहत कोई भारतीय भाग ले सकता है, एंड यूजर भी भाग ले सकता है, और ये लोग जो ये वाले थे ये लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसके तहत क्या है, इसके तहत दीर्घकालीन कोयला लिंकेज का आवंटन किया जाता है, शॉर्ट टाइम के लिए नहीं किया जाता है, दीर्घकालीन कोयला लिंकेज के लिए आवंटन किया जाता है। कोकिंग कोयला ऑफर नहीं करता, इस नीति के तहत बोली में कोकिंग कोयला शामिल नहीं है, कोकिंग कोयला का लिंकेज का आवंटन नहीं किया जाता है यहाँ पर। इसके तहत जो व्यक्ति के लिए किसी लिंकेज प्राप्त होगा, कोयला का जो लिंकेज प्राप्त होगा उसका वह स्वयं उपयोग कर सकता है। क्या क्या कर सकता है वह स्वयं उपयोग कर सकता है, उसका निर्यात कर सकता है, कोयला वाशिंग कर सकता है, या तो वो स्वयं उपयोग कर सकता है, निर्यात कर सकता है, या कोयला वाशिंग कर सकता है। कोयला लिंकेज का देश में रीसेल नहीं कर सकता, यानी उसने एक बार उसे मिला है कोयला लिंकेज, अब वो किसी दूसरे को नहीं बेच सकता, या तो वह स्वयं में या अपनी समूह की कंपनियों में उसका उपयोग कर सकता है, या उसे भारत के बाहर निर्यात कर सकता है। अगर निर्यात की बात की जाए तो कितने परसेंट का, 50% का निर्यात कर सकता है। कितने प्रतिशत का निर्यात कर सकता है, 50% का। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, पटना, भुवनेश्वर, कोलकाता, नई दिल्ली। कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। आगे देखिए, इसे समझाया गया है। सबसे पहली तो बात ये बताई गई है कि राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन की बात आ रही है, तो इसके गठन की घोषणा कब की गई थी। जो बजट था, बजट 25-26 का जो बजट था उसमें राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन की घोषणा की गई थी। 25-26 का जो बजट था, केंद्रीय बजट 25-26 के केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा की गई थी। फिर इसका गठन कब किया गया था, 15 दिसंबर 2025 को इसका गठन किया गया था। कब किया गया था, 15 सितंबर 2025 को। इसकी पहली बैठक की बात करें तो इसकी पहली बैठक कब हुई, अगर इसकी पहली बैठक की बात करें तो इसकी पहली बैठक 12 दिसंबर 2025 को हुई, और कहाँ हुई, नई दिल्ली में हुई। कहाँ हुई, नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, कृषि और किसान कल्याण विभाग के सचिव डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने। किसने की थी इसकी अध्यक्षता, डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी ने। हाल ही में सरकार ने मखाना क्षेत्र के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाई है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाई है, स्कीम चलाई है। ये योजना कब तक चलेगी, वित्त वर्ष 2025-26 से 30-31 तक चलेगी, 25-26 से लेकर 30-31 तक चलेगी। इसके लिए कुछ बजट कितना है, इसके लिए कुल बजट 476.03 करोड़ है, 476.03 करोड़ रुपया का कुल बजट है। इस योजना के तहत होगा क्या, इस योजना के तहत होगा क्या, ये स्कीम अनुसंधान यानी रिसर्च के लिए, नवाचार इनोवेशन के लिए, गुणवत्तापूर्ण बीजों के लिए, किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिए, बेहतर कटाई और कटाई के बाद के तरीके, मूल प्रबंधन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग, निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता नियंत्रण पर केंद्रित है। जो योजना चलाई जा रही है लगभग 476.03 करोड़ की केंद्रीय क्षेत्र की योजना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें, इनोवेशन, रिसर्च, गुणवत्तापूर्ण बीज, किसानों की क्षमता का विकास करना, फसल की कटाई की उन्नत व्यवस्था करना, उसके बाद फसल की ब्रांडिंग करना, प्रोसेसिंग करना, ब्रांडिंग करना और उसके लिए मार्केट उपलब्ध कराना, ये सारी चीज़ें उस योजना में शामिल हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में म्यूचुअल फंड के विस्तार के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने BSE ने किसके साथ MOU हस्ताक्षर किए हैं, किसके साथ हस्ताक्षर किया है, डाक विभाग के साथ। हाल ही में डाक विभाग और भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं, किसके बीच, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज और डाक विभाग के बीच। कब हुए हैं, 12 दिसंबर 2025 को
MOU साइन किया गया। कब? 12 दिसंबर 2025 को। क्यों किया गया है ये? म्यूचुअल फंड के वितरण को और जन केंद्रित बनाने के लिए। इसकी समय अवधि कितनी है? ये 3 साल के लिए किया गया है। 3 साल कब से? 12 दिसंबर 2025 से लेकर 11 दिसंबर 2028 तक के लिए। 12 दिसंबर 2025 से लेकर 11 दिसंबर 2028 तक के लिए। आगे बढ़ते हैं। सागरा प्राण तल मल्ठला नामक कविता की रचना किसने की थी? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर में अभी हाल में ही क्या है, इस कविता को लगभग लिखे 115 वर्ष हो गए हैं। इसी के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम किया गया था जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री ने आज विजयपुरम में रचित कविता के पर होने वाले आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस कविता को लिखे लगभग 115 साल हो गए हैं। इसीलिए इस कविता के 115 साल होने की वजह से ये कार्यक्रम हो रहा था, उसमें गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया था। तो सागरा प्राण तलमट्ठा नामक कविता किसने लिखी थी? वीर सावरकर ने। वीर सावरकर ने। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन, राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र की तीसरी आम बैठक, कौन सी? तीसरी आम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो अगर हम इसकी बात करें तो जो राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र है, इसकी तीसरी आम बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? श्री भूपेंद्र यादव ने। किसने की थी? भूपेंद्र यादव ने। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। क्या नाम है रिपोर्ट का? ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2025। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत कमी आई है? भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत कमी आई है ये बताया गया है। तो इसका आंसर है सी। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 30% की। ये रिपोर्ट बताती है कि 2015 से लेकर 2024 के बीच, 2015 से लेकर 2024 तक भारत में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है। कितने प्रतिशत की कमी आई है? 21% की। इसके साथ ही अगर हम प्रति जनसंख्या पर व्यक्तियों की बात करें तो पहले 1 लाख की जनसंख्या पर 2015 में 1 लाख की जनसंख्या पर 233 लोग टीबी से पीड़ित होते थे। कितने लोग पीड़ित होते थे 1 लाख की जनसंख्या पर? 237। अब 2024 में क्या हो गया? 2024 में 187 लोग, 1 लाख की जनसंख्या पे 187 लोगों को ही टीबी है। अगर हम उपचार की बात करें तो 2015 में लगभग 53% लोगों को उपचार प्राप्त था। कितने लोगों को उपचार मिल रहा था? 53% लोगों को। लेकिन वर्तमान में लगभग 2024 में 92% लोगों को उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है। कितने लोगों को उपचार की सुविधा प्राप्त हो रही है? 92% को। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्राफ्ट कथा 2025, किसका? क्राफ्ट कथा 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? सुधा मूर्ति के द्वारा। सबसे पहले तो ये बताइए क्राफ्ट कथा 2025 क्या है? ये हस्तकला धरोहर को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी है। क्या है ये? क्राफ्ट कथा 2025 एक प्रदर्शनी है जिसमें हस्तकला धरोहर को दिखाया जाता है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? किसने किया? सुधा मूर्ति ने। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया किसने? सुधा मूर्ति ने। ये है क्या? ये हस्तकला धरोहर को दिखाने वाली एक प्रदर्शनी है। क्या है? प्रदर्शनी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? किस मंत्रालय ने शुरू किया है? इसका आंसर है डी, वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में देशव्यापी चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है। किसने किया है? वस्त्र मंत्रालय ने। क्यों किया है? चौपाल कार्यक्रम का उद्देश्य हस्तशिल्प की परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्यों? जो हस्तशिल्प की परंपराएं हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस
कार्यक्रम का शुरू किया गया है। उद्यमिता बनाना और सतत हस्तशिल्प क्लस्टर में बनाने में मदद करना है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2027 की जनगणना से पूर्व भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? वर्ष 2027 की जनगणना से पूर्व भारत में कितनी बार जनगणना हो चुकी है? लगभग इसका आंसर ए है, 15 बार जनगणना हो चुकी है भारत में अब तक। इसे हाल में ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि 2027 में भारत में जनगणना होगी। इसके लिए लगभग 11,718.24 करोड़, कितने? 11,718.24 करोड़ रुपए का बजट की घोषणा की है। कितने बजट की घोषणा की है? 11,718.24 करोड़ रुपए की घोषणा की है। इससे क्या होगा? इससे इस जनगणना में देश में 16वीं जनगणना और स्वतंत्रता के बाद 8वीं जनगणना होगी। इस इतने पैसे से क्या होगा? देश में 16वीं जनगणना होगी। कौन सी होगी? 16वीं जनगणना। जब 16वीं जनगणना ये होगी तो इससे पहले कितनी जनगणनाएं हो चुकी हैं? 15। और स्वतंत्र भारत के बाद कितनी जनगणना है? ये 8वीं जनगणना है। 8वीं जनगणना है, यानी 8 जनगणनाएं तो भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही हो चुकी थी। जनगणना अधिनियम 1948, कौन सा? जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियमावली 1990 जनगणना के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। जनगणना के लिए कानूनी ढांचा कहाँ से मिलता है? जनगणना अधिनियम 1948 से और जनगणना नियमावली 1990 से।